नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। चाईबासा में हाथी ने फिर 2 लोगों को मार डाला। 9 दिनों में 21 लोगों की ले चुका है जान। वन विभाग और वनतारा की टीम हुई अलर्ट। चाईबासा में एक बार फिर 2 दांत के खूनी हाथी का हमला देखने को मिला है। शुक्रवार की अहले सुबह हाथी ने 2 लोगों को मार डाला। इसमें एक बच्चा शामिल है। घटना मझगांव प्रखंड के बेनीसागर पंचायत अंतर्गत खड़पोस के पास स्थित तिलोकोटी गांव की है। पिछले 48 घंटे से हाथी शांत था, फिर से उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इस हाथी ने पिछले 9 दिनों में 21 लोगों की जान ले चुका है। इधर घटना की सूचना के बाद वन विभाग और वनतारा की टीम अलर्ट हो गई है। हाथी को काबू में करने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, जमशेदपुर के दलमा और ओडिशा वाइल्ड लाइफ की टीम यहां पहुंची है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बच्चे की लाश हाथी के दांत में फंस गया था। मृतकों में बेनीसागर निवासी 40 वर्षीय प्रकाश मालवा और एक बच्चा शामिल है। डीएफओ आदित्य नारायण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि झारखंड ओडिशा सीमा पर स्थित बेनीसागर में हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत हुई है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है। इधर गुरुवार की देर रात को गुजरात स्थित वनतारा के हाथी एक्सपर्ट को लेकर डीएफओ आदित्य नारायण हाट गमरिया कैंप पहुंचे। हाथी के बारे में ग्रामीण अलग अलग सूचनाएं दे रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा और उन पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक के एजेंडे में कई विभागों से संबंधित नीतिगत प्रस्ताव, विकास योजना, प्रशासनिक सुधार, नियुक्ति एवं सेवा मामलों के साथ साथ बजट और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषय शामिल हो सकते हैं। ठंड से बचने के लिए जलाई बोरसी, दंपत्ति की मौत। जमीन पर पड़ी मिली दोनों की लाश, नाक से निकल रहा था खून, दम घुटने की आशंका। कोडरमा थाना क्षेत्र के पुरडानगर में गुरुवार की देर रात धुएं से दम घुटने के कारण एक दंपत्ति की मौत हो गई है। दंपत्ति अत्यधिक ठंड के कारण कमरे में बोरसी जलाकर सोए हुए थे। सुबह उनका शव कमरे से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय वीरेंद्र शर्मा उर्फ नन्हकू और उनकी 48 वर्षीय पत्नी कांति देवी के रूप में की गई है। दंपत्ति की दम घुटने से आशंका जताई जा रही है। इधर मृतक दंपत्ति की बड़ी बहू जयंती देवी ने बताया कि गुरुवार शाम ससुर अपनी आंखों की समस्या के संबंध में सदर अस्पताल गए थे। अस्पताल से लौटने के बाद पूरे परिवार ने रात का खाना खाया और करीब 11 बजे अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी एक बोरसी जिसमें लकड़ी जल रही थी उसे अपने कमरे में लेकर सो गए थे। अगले दिन शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जब बहू जयंती देवी उठी और घर में झाड़ू लगा रही थी तो वे अपने सास ससुर के कमरे में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनके सास और ससुर दोनों जमीन पर बेसुध अवस्था में गिरे हुए थे। उनके नाक से खून भी बह रहा था। इसके बाद सभी लोग दंपति को लेकर सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को अपने पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह रांची स्थित लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार ने जस्टिस सोनक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जस्टिस सोनक गुरुवार को रांची पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और रजिस्ट्री के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक का जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोवा के पणजी स्थित डॉन बास्को हाई स्कूल से प्राप्त की है। इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके अतिरिक्त उन्होंने जेवियर सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से पुर्तगाली भाषा में डिप्लोमा भी किया है। हजारीबाग में हाथी ने फिर ली एक की जान। घना कोहरा होने से हाथी को देख नहीं पाया किसान। 3 दिनों में 2 लोगों को बनाया निशाना। चाईबासा के साथ ही अब हजारीबाग में भी हाथी का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों में हाथी ने यहां 2 लोगों की जान ले ली है। शुक्रवार के अहले सुबह कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के बनहा गांव में एक शख्स को हाथी ने कुचलकर मार डाला था। मृतक की पहचान किसान गणेश गोप के रूप में की गई है। वहीं दारू रेंज के चुटियारो गाँव में बुधवार देर रात करीब 11 बजे झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने टमाटर के खेत में सो रहे किसान
आदित्य राणा को कुचलकर मार डाला था। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी। इधर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में हाथियों का झुंड घूम रहा है। वन विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी जा चुकी थी, लेकिन हाथियों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह घना कोहरा था और गणेश गोप तालाब के पास गए हुए थे, तभी अचानक जंगली हाथी वहां पहुंच गया और हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। झारखंड में 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 13 तक तेज ठंड और धुंध का रहेगा असर। 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। तापमान में तेज गिरावट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान हजारीबाग में 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि चाईबासा का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने सुबह शाम के वक्त घर से बाहर निकलने वालों को सजगता बरतने को कहा है। झारखंड में शीतलहर की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 13 जनवरी तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी हुई है, वहां से जो ठंडी हवा आ रही है वह लगातार जारी है। यही वजह है कि तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही है। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का फाइनल रांची में 10 को। करीब 2 हफ्तों तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कल 10 जनवरी रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एसजी पाइपर्स और रांची बंगाल टाइगर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में अब तक 12 मैच खेले गए हैं, जिनमें कुल 37 गोल हुए। फाइनल जीतने वाली टीम को 1.5 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी, जबकि उपविजेता को 1 करोड़ दिए जाएंगे। जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार। स्कूलों में नियुक्ति का अवरोध खत्म होने की उम्मीद। 9 साल बाद परीक्षा का रास्ता साफ। झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित कर उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही परीक्षा और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। जेटेट लंबे समय से राज्य में शिक्षक नियुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। परीक्षा नहीं होने से न सिर्फ नई भर्तियां ठप थी, बल्कि सरकारी प्राथमिक और मेडिकल स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी भी पैदा हो गई थी। नई नियमावली के जरिए सरकार ने परीक्षा और भर्ती की पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से स्पष्ट, विवाद मुक्त और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का दावा किया है। परीक्षा में देरी को लेकर मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जेटेट आयोजित होने तक राज्य में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं की जा सकती है। कल से 15 जनवरी तक हाई अलर्ट पर रांची पुलिस। शहर के जुआ अड्डों पर पुलिस की नजर। अवैध शराब बेचते धराए तो होगी कार्रवाई। लोहड़ी, मकर संक्रांति, टूसू, पोंगल और सोहराय को देखते हुए रांची पुलिस शनिवार से 15 जनवरी तक हाई अलर्ट मोड पर रहेगी। एसएसपी राकेश रंजन ने सभी डीएसपी व थानेदार के अलावा ओपी प्रभारी को इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिया है। थानेदार व ओपी प्रभारी को दिए गए निर्देश में एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि 10 से 15 जनवरी तक अलग अलग तिथियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, टूसू, पोंगल और सोहराय पर्व मनाया जाएगा। कई जगहों पर मेला का भी आयोजन होगा। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष तौर पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। महिला व युवतियों की सुरक्षा पर भी विशेष रूप से फोकस रखने को कहा गया है, ताकि भीड़ का फायदा उठाते हुए कोई भी असामाजिक तत्व छेड़खानी या छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम न दे पाए। शहर में जितने भी जुआ के अड्डे हैं, उनकी जानकारी जुटाकर ऐसे जगहों पर जुटने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोडरमा में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। सिर पर मिले चोट के निशान। बहनोई के साथ शराब पीने के बाद मारपीट। एक हिरासत में। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित पिपचो बाजार के पास गुरुवार देर रात एक युवक की संदिग्ध अवस्था में शव मिली है। युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के बेके गांव निवासी 35 वर्षीय सुभाष राणा पिता किशुन राणा के रूप में की गई है। पुलिस निरीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि यह घटना गुरुवार देर रात की है। पुलिस को पिपचो बाजार के पास एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक सुजीत कुमार
जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह और अन्य पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतक के परिजन भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि सुभाष अपने बहनोई गौतम राणा और एक दो अन्य लोगों के साथ पिपचो बाजार में शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात पर उनके बीच मारपीट हो गई, जिसमें संभवतः सुभाष की हत्या कर दी गई। गडकरी बोले, अब स्लीपर बस भी कंपनियां बनाएंगी। पिछले 6 महीने में आग लगने की 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लीपर बसों को भी नए सुरक्षा मानकों के साथ अपडेट करना होगा। ये फैसला स्लीपर कोच बसों में लगातार बढ़ती आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। गडकरी ने बताया कि पहले से चल रही स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, आपातकालीन निकास, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्रोजिनेस इंडिकेटर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीनों में स्लीपर कोच बसों से जुड़े आग लगने के 6 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिनमें 145 लोगों की जान गई है। रांची से लापता भाई बहन की तलाश में झारखंड, बिहार और यूपी में पुलिस की छापेमारी। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर मौसीबाड़ी स्थित मल्लार टोली से लापता भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दोनों बच्चे 2 जनवरी से लापता हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 जनवरी को वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। एसआईटी में 4 डीएसपी और 6 इंस्पेक्टरों को शामिल करते हुए कुल 8 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें झारखंड के साथ साथ बिहार के छपरा, पटना और मनेर तथा उत्तर प्रदेश के बनारस और आसपास के जिलों में बच्चों की तलाश कर रही है। लापता बच्चों के पिता सुनील कुमार ने बताया कि वे बेहतर भविष्य और बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से 2 साल पहले रांची आए थे। शुरुआत में सब्जी बेचकर जीवन यापन किया, बाद में भैंस खरीदकर दूध का व्यवसाय शुरू किया। करीब 6 महीने पहले पत्नी नीतू और बच्चों को भी रांची ले आए थे। सुनील कुमार के अनुसार 2 जनवरी को वह दूध बांटकर दोपहर करीब 2:15 बजे घर लौटे थे। इस दौरान बेटे अंश ने बिस्कुट खरीदने के लिए 10 रुपए मांगे। करीब 2:30 बजे अंश अपनी छोटी बहन अंशिका को साथ लेकर मोहल्ले की दुकान पर गया था। एक दुकान से दूसरी दुकान भेजे जाने के बाद दोनों बच्चों ने लॉलीपॉप खरीदा, लेकिन शाम 3 बजे तक घर वापस नहीं लौटे। बीबीएमकेयू में पीजी नामांकन का दूसरा चरण शुरू, 17 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद ने स्नातकोत्तर पीजी सत्र 2025-27 के लिए फेज 2 नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अवसर उन छात्र छात्राओं के लिए है जो रिक्त सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी के नामांकन प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। छात्र चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के पीजी विभागों के साथ साथ कई प्रमुख कॉलेजों में भी नामांकन का मौका दिया जा रहा है। इनमें धनबाद का SSLNT महिला कॉलेज, झरिया का RSP कॉलेज, बेलगारिया और बोकारो का BS सिटी कॉलेज शामिल है। छात्र अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर और उपलब्ध सीटों के अनुसार इन केंद्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। गोड्डा में मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। गोड्डा जिले के पड़ैहाट थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव में लोगों ने मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान पत्थरगामा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी 40 वर्षीय पप्पू अंसारी के रूप में की गई है। पुलिस ने मृतक का शव खेत से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बीते दिन स्थानीय चौकीदार ने थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने आरोपी पप्पू अंसारी को मवेशी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद लोगों ने कथित रूप से उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जांच के दौरान घटनास्थल से मृतक के चप्पल, खून से लथपथ डंडा, जला हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। धनबाद रिंग रोड जमीन मुआवजा गड़बड़ी मामला, एसीबी ने 16 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद रिंग रोड जमीन अधिग्रहण मुआवजा गड़बड़ी मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 16 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में भू राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी और कई बिचौलिए शामिल बताए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि धनबाद में
रिंग रोड निर्माण के लिए राज्य सरकार ने रैयतों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन रैयतों के मुआवजा भुगतान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अनुमान के मुताबिक इस मामले में करीब 300 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले का आरोप है। साल 2014 में मामला उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच पहले निगरानी ब्यूरो और बाद में एसीबी को सौंपी थी। गढ़वा में 9003 क्विंटल का अनाज घोटाला, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। गढ़वा में राज्य खाद्य निगम के केतार प्रखंड स्थित गोदाम से हजारों क्विंटल अनाज गायब होने का मामला अब एक बड़े घोटाले के रूप में सामने आ रहा है। केतार गोदाम से करीब 9003 क्विंटल सीएमआर गायब पाया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आकी जा रही है। मामले को लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए गहन, निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने डीओ पत्र जारी कर कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और अब तक की गई जांच संतोषजनक नहीं पाई गई है। करीब 3 करोड़ रुपए के सरकारी अनाज के गायब होने का यह मामला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। गुमला में ट्रक ने सामने से बाइक को मारी टक्कर, एक युवक का पैर कटा। बिशुनपुर थाना के नेतरहाट रोड स्थित मिडिल स्कूल के पास बीती रात सड़क में एक बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में बिशुनपुर बाजार टाड़ निवासी रोशन तिर्की का पैर कटकर अलग हो गया है। वहीं बाइक पर पीछे बैठे सियार टोली निवासी चोटे उराव भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना उस समय हुआ जब एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी और दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक का चालक बिना रुके वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत दोनों घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर पहुंचाया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद रोशन तिर्की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया है। दुबई से लौटे मजदूर ने कृषि कार्य में तलाशा भविष्य, 1.5 एकड़ बंजर भूमि में लगाया 30,000 मिर्ची के पौधे। गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के अड़वारा पंचायत अंतर्गत बरवड़िया गांव में 1.5 एकड़ बंजर भूमि में हरियाली लाई गई है। दुबई से लौटे मजदूर ने मिर्ची की खेती कर अपने जीवन में मिठास लाने का प्रयास किया है। खेतों में मिर्ची के पौधे लहलहा रहे हैं। इसमें मिर्ची फलना भी शुरू हो चुकी है। किसान जितेंद्र कुमार के द्वारा आधुनिक तकनीक से 1.5 एकड़ बंजर भूमि में 2.5 लाख रुपए की लागत से मिर्ची के 30,000 पौधे लगाए गए, जिसमें शिमला मिर्च भी शामिल है। दैनिक जीवन में खाने पीने के उपयोग में लाई जाने वाली हरी मिर्च और शिमला मिर्च के पौधों में मिर्च आने लगी है और उसकी बिक्री स्थानीय बाजारों में की जाने लगी है। साबरमती आश्रम की तर्ज पर विकसित होगा बिरसा मुंडा जन्मस्थली, उलिहातुम में बनेगा म्यूजियम। पारंपरिक लुक में रिमॉडलिंग वर्क जल्द शुरू होगा। टेराकोटा से सजेगी दीवार। महान आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 151 वर्ष पहले 1875 में खुंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। झारखंड गठन के बाद साल 2003 में तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा ने विधायक फंड से उनकी जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण करवाया था, जहां खप्पड़ की छत वाला घर, बाउंड्री और मुख्य द्वार बनाया गया। आगे काले रंग का गोल गेट भी बनाया गया था। अभी वहां जाने वाले देश विदेश के पर्यटक इसी घर और खुंट कटीदार में लगी मूर्ति के दर्शन करते हैं। 23 साल बाद अब झारखंड सरकार इस ऐतिहासिक स्थल को नए सिरे से विकसित करने जा रही है। पर्यटन एवं कल्याण विभाग उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को म्यूजियम के रूप में विकसित करेगा। पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने बताया कि जन्मस्थली परिसर को साबरमती स्थित गांधी आश्रम की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का उत्पात, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक चिंता बढ़ी, ग्रामीण भयभीत। सरायकेला जिले के चांडिल वन रेंज अंतर्गत कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। चाईबासा में हाथियों के उत्पात के बीच अब कुकड़ू पंचायत के बेरा सीसीरुम गांव के रूपरू और खरकोचा टोला में भी जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही से ग्रामीण भयभीत हैं। इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। बीती रात जंगली हाथियों ने मिहिर महतो, बालिका महतो और गौतम महतो की आलू की फसल को पूरी तरह रौंद कर नष्ट कर दिया था। इसके अतिरिक्त सुरेश महतो की पत्ता गोभी और नरेंद्रनाथ महतो की धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाए गए हैं। लगातार हो रहे इस नुकसान से किसानों में आक्रोश है और पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जमशेदपुर में 69वीं वार्षिक चैंपियनशिप डॉग शो शुरू। 3 दिवसीय आयोजन में 43 नस्लों के 326 डॉग ले रहे हिस्सा।
जमशेदपुर कैनल क्लब द्वारा शुक्रवार को 69वीं, 80वीं और 81वीं वार्षिक चैंपियनशिप डॉग शो का उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय यह आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 तक शहर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तीरंदाजी मैदान में होगा। टाटा स्टील के CEO एवं MD TV नरेंद्रन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि यह जमशेदपुर के लिए गौरव की बात है कि टाटा स्टील इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस डॉग शो में 4 प्रमुख प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें आज्ञाकारिता परीक्षण, लैब्राडोर रिट्रीवर स्पेशलिटी शो, बीगल स्पेशलिटी शो और सभी नस्लों का चैंपियनशिप शो शामिल है। चैंपियनशिप शो में कुल 326 डॉग भाग ले रहे हैं, जो 43 कई नस्लों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज सेवी रवि कुमार को नगर परिषद के नाजिर चमन ने कॉल करके नगर परिषद कार्यालय नहीं घुसने की दी धमकी। रामगढ़ नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करने को लेकर आंदोलनरत वार्ड नंबर 10 एक निवासी समाज सेवी रवि कुमार को नगर परिषद के नाजिर चमन सिंह ने कॉल करके नगर परिषद कार्यालय नहीं घुसने एवं घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि समाज सेवी रवि कुमार ने विगत 2 सालों से रामगढ़ नगर परिषद में बढ़े होल्डिंग टैक्स के विरोध एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में हुए गड़बड़ी को लेकर पत्र, अखबार, न्यूज एवं सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग में हुए गड़बड़ी को सरकार एवं आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें विभाग के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार, सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश सहित 3 और पदाधिकारियों के द्वारा भी जान से मारने एवं कार्यालय के 3 मंजिला भवन से सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश ने भी जान से मारने की धमकी दी है। कोर्ट में इन सभी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मौके पर रवि कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी नगर परिषद है, जहां आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में धमकी देने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई करें। गढ़वा में यूरेनियम भंडार के लिए सर्वेक्षण। गढ़वा जिले में परमाणु खनिज यूरेनियम भंडार होने की संभावना है। इसे लेकर केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसी परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय की टीम ड्रिल कर सर्वे का काम कर रही है। यह कार्य जिले के रमना और डंडई प्रखंड के विभिन्न इलाकों में चल रहा है। इलाके में यूरेनियम मिलने से विकास तीव्र गति से हो सकता है। रमना प्रखंड के चुंदी, भागोडीह, जिरुआ और डंडई प्रखंड के करके इलाके में यूरेनियम की मौजूदगी का पता लगाने के लिए G4 से G2 चरण का कार्य जारी है। प्रारंभिक खोज में ड्रिलिंग कर यूरेनियम की मौजूदगी की पुष्टि की जाती है। G2 चरण में अधिक गहन ड्रिलिंग के जरिए खनिज भंडार के आकार और ग्रेड का प्रारंभिक अनुमान लगाया जाता है। यदि इस चरण में परिणाम बेहतर आता है तो अन्य व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे AMD राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके बाद खनन पट्टे के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पलामू पुलिस की लापरवाही से सरकारी हथियार गायब, सुरक्षा पर सवाल। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अभिरक्षा में रखे गए सरकारी हथियार के लापता होने का मामला सामने आने से महकमे में हड़कंप मच गया है। यह मामला पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित TOP2 थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक सिपाही का सरकारी हथियार बीते रात से गायब बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विकास आयुक्त बोले, रिम्स में एम्स की तर्ज पर हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। असिस्टेंट प्रोफेसर की शॉर्टलिस्टिंग अब ऑब्जेक्टिव मार्किंग सिस्टम से होगी। रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई है। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हर साल नियमित रूप से की जाएगी। विकास आयुक्त ने कहा कि एम्स और देश के अन्य प्रमुख मेडिकल संस्थानों की तरह रिम्स में भी स्पष्ट और मानकीकृत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया जाना चाहिए। इससे योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा और चयन प्रक्रिया में किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग ऑब्जेक्टिव मार्किंग सिस्टम के आधार पर की जाए। इससे चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। बैठक में इंटरव्यू को लेकर भी नए विकल्पों पर चर्चा की गई है। कहा गया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। रांची में नशे का खुला कारोबार, ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, स्कूली बच्चे भी चपेट में।
राजधानी के तुपुदाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों का कारोबार खुलेआम चल रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में तुपुदाना चौक के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 3.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप कुमार और चंद्रकांत जायसवाल के रूप में की गई है। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा और तुपुदाना ओपी प्रभारी सिद्धांत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने तुपुदाना चौक स्थित एक दुकान पर छापेमारी की थी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में दोनों युवक रंगे हाथ पकड़े गए। यह पहली बार नहीं है जब संदीप कुमार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 2 वर्ष पहले भी गांजा और नशीली दवाओं की बिक्री के आरोप में संदीप कुमार और घुरन महतो को जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद एक बार फिर नशे का धंधा शुरू कर दिया है। हटिया डीएसपी के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी से तुपुदाना क्षेत्र में पहली बार ब्राउन शुगर की बिक्री का भांडाफोड़ हुआ है। हुसैनाबाद पथरा भाईचारा एकता नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट मैच फाइनल 11 जनवरी को। भाईचारा एकता कमेटी द्वारा पथरा खेल के मैदान में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के मैच में लतेहार झारखंड बनाम सोनभद्र यूपी के बीच खेला गया, जिसमें लतेहार की टीम ने सोनभद्र को 1-0 से हराकर लतेहार फाइनल में पहुंच गई है। मैच काफी रोमांचकारी रहा, कांटे की टक्कर देखी गई। खेल के अंतिम समय तक दोनों टीमों ने संघर्ष किया, जिसके बाद पूरे खेल में लतेहार की टीम ने सोनभद्र को 1 गोल से हरा दिया है, परंतु सोनभद्र की टीम ने अंतिम समय तक एक भी गोल नहीं की, जिसके बाद लतेहार को 1-0 से विजयी घोषित कर दिया गया। लतेहार की टीम ने फाइनल मुकाबला में जगह बना लिया है, जबकि गया बिहार की टीम ने फाइनल मुकाबला में पूर्व से जगह बना चुकी है। इसके पूर्व आयोजक मंडल के संयोजक मोहम्मद जाकिर अली उर्फ राज अली व कमेटी के लोगों ने खिलाड़ियों से परिचय किया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।